नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया। पहले चरण के आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस के बाद सीएम अशोक गहलोत ने धन्यवाद ज्ञापन किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सीएम के जवाब को दुराग्रह से भरा बताया। अभिभाषण पर आर पार, सीएम ने चुन चुन कर किया प्रहार। विपक्ष का तंज, सीएम ने एक भी बिंदु पर नहीं दिया जवाब। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, वसुंधरा राजे को जनता ने भारी बहुमत दिया, लेकिन बीजेपी ने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने वसुंधरा जी को शुभकामना दी, लेकिन किया क्या? 5 साल बर्बाद किए। उन्होंने कहा कि 50 साल में क्या किया का राग अलापते हैं। 50 साल में कांग्रेस ने जो किया, उसके कारण ही आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 50 साल 50 साल 50 साल 11 बार बोले आप 50 साल। अरे 50 साल यार किया, तब आप यहाँ बैठे हुए हो। 50 साल अगर देश एक अखंड नहीं रहता, आजादी में तो क्या था? जब मुल्क आजाद हुआ, मोदी जी बोलते 50 साल में कुछ नहीं हुआ, आप भी ये बात बोलने लग गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। आपका भाषण का सार अगर मैं ये कहूं, अगले लोकसभा चुनाव की दृष्टि में रखते हुए आपने दिया है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारी बातें आपने उस वक्त में कही गई। मैं पूछना चाहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से, तमाम विपक्षी सदस्यों से, कि जब मुल्क आजाद हुआ तो क्या हालात थे? एक सूबी बाढ़ आती थी, ये बिजली चमक रही है, हम बैठे हुए हैं, माई चल रहा है। आपको मालूम है कि लोग समझते नहीं कि बिजली होती क्या है। जिस मुल्क में हालात हो, वो मुल्क आजाद हुआ, ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। अंग्रेजों की लाटें खाई, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पे चढ़े, जेलों बंद रहे। पंडित नेहरू जैसे महान नेता, महापुरुष 10-12 साल तक जेलों बंद रहे थे। कई और लोग हैं, लंबी लिस्ट है, जिनको जानते नहीं है, जाने अनजाने में हजारों लोग थे। तब मुल्क आजाद हुआ। आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी के लोगों ने एक उंगली भी नहीं कटाई, उस वक्त उंगली भी नहीं कटाई है वो लोग। 50 साल में क्या किया? 50 साल में क्या किया? अरे 50 साल में लोकतंत्र जिंदा रखा है, पाकिस्तान की तरह सैनिकों का शासन नहीं होने दिया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज प्रधानमंत्री बन पाए नरेंद्र मोदी जी। वहीं सीएम ने नेता प्रतिपक्ष पर भी तंज कसा और कहा कि कटारिया दिल से बोलते हैं, लेकिन धर्म आरएसएस और भाजपा का निभाते हैं। उन्होंने भैरव सिंह जी के जमाने के फैसलों की तारीफ की, लेकिन ये परंपरा किसने तोड़ी, इसका नाम नहीं लूंगा। जब बोलते हैं तो लगता दिल से बोलते हैं, पर वो जिस पार्टी से आते हैं, जिस संगठन से आते हैं, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, उसका धर्म निभाने में पीछे नहीं रहते हैं। ये मैंने महसूस किया। इसीलिए मुझे खुशी है कि आज पुनः 5 बार कम से कम स्वर्गीय प्रेसिडेंट शेखावत का नाम इस सदन में लिया गया, पहली बार वर्षों बाद में, क्योंकि ये उनके साथ रहे हुए थे। उनका एक औरत था, 52 से जीतते आ रहे थे, उनको बुला दिया गया था। मुझे खुशी हो रही थी, बैठे बैठे सुन रहा था मैं कि भैरव सिंह के जमाने में ये हुआ, उनके जमाने में ये फैसले हुए, उनके जमाने में फैसले हुए। बहुत अच्छी बात है, ये परंपरा रहनी चाहिए राजस्थान के अंदर। सीएम ने प्रदेश में सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की। वहीं किसानों के सभी तरह के कर्ज माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए पैकेज बनेगा और समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए विशेष योजना लाकर उन्हें फायदा दिया जाएगा। वहीं जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उनके कर्ज भी माफ किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि चुनावी घोषणा पत्र के एक-एक वादे सरकार पूरा करेगी। 50,000 की शुरुआत करी थी और बाद में वो
आगे बढ़ा नहीं मामला, क्योंकि वो लघु सीमांत किसान तक की बात थी, 50,000 तक की बात थी। हमने तय किया कि सीसी बैंक के जितने कर्जे हैं, चाहे लघु सीमांत है या चाहे अन्य हैं, उन सबके कर्जे माफ किए जाएं, ये हमने घोषणा की। वो प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, पर मैं फ्लोर पे घोषणा करता हूं, उन सभी कर्जे माफ होंगे। आपने लघु सीमांत लगा दी, अनुपातिक तरीके से आपने उनको धनराशि दी थी, जो लघु सीमांत किसान नहीं उनको भी दी थी आपने बाद में, या आपने उनके लिए वादा किया था, घोषणा की थी। आपने 2,000 करोड़ रुपए लेकर आप रह गए थे, 6,000 करोड़ का भार हमारे ऊपर है, हम उसको वहन करेंगे। और उन तमाम सीसी बैंक के जो कर्जदार है, उन सबको हम लोग लोन देने का फैसला किया हमने। उधर बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की और ऐसा नहीं होने पर सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर सीएम एक भी बिंदु का जवाब नहीं दे पाए और पूरा जवाब दुराग्रह से प्रेरित था। आप जो है ना, उनके भाषण की कॉपी लेकर के उसका विश्लेषण करना कि वास्तव में ये राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब था या अपने पूर्व जो दुराग्रह था नेता और नेताओं के बारे में, बस उसी तक अपने आप को सीमित रखा है। मेरे को लगता है एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो उन्होंने छुआ। मैंने जो आर्थिक समस्या के समीक्षा के आधार पर जो तथ्य रखा, उसको भी वो नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे करके हर विषय के ऊपर अपनी बात कहने का प्रयास किया, उसका एक का भी जवाब वो ये नहीं दे पाए कि इसमें ये है या हम ये करने वाले या हमने ये किया। तो एक तरह से अभिभाषण का जवाब नहीं था, अपने मन में जो पुराना गुस्सा था और उस गुस्से को निकालने का काम इन्होंने इस फ्लोर के ऊपर किया। फिलहाल पहले सत्र का पहला चरण संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही सदन 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन पहले चरण के हंगामेदार ट्रेलर से ये बात साबित हो गई है कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार संग्राम जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी और सुधीर शर्मा के साथ बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी कई मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान राजेंद्र राठौड़ ने जहां खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर सरकार को घेरा, तो कर्ज माफी पर भी जमकर किचकिच हुई। बाद में बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कर्ज माफी पर किचकिच, कटारिया का सरकार पर कटाक्ष, मंशा पर सवाल, वेल में हंगामा, सदन से बीजेपी का वॉकआउट। सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन में सदन का शो कुछ ऐसा रहा। कटारिया ने सरकार पर जमकर कटाक्ष किया, बल्कि बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए वेल तक जा पहुंचे और फिर सदन से बाहर चले गए। इस मुद्दे को लेकर 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कर्ज माफी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इस दौरान बीजेपी विधायक पहले वेल में पहुंच गए और फिर सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले बीजेपी विधायक हमीर सिंह ने पूरक प्रश्न के जरिए सरकार से जानना चाहा कि किसानों का कर्ज किस तारीख तक माफ हो जाएगा और उनके खातों में पैसा कब पहुंचेगा। इसके जवाब में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि लाभान्वितों की पात्रता का फैसला किया जा रहा है और उसके बाद कर्ज माफी की जाएगी। इसमें हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार ने 10 दिन में जिस कर्ज माफी की घोषणा की थी उसका क्या हुआ। जन घोषणा पत्र में इनको किसी ने सौगंध नहीं दिलाए कि ये डाले कि सभी प्रकार के कर्जे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माफ हो जाएगा। अब ये गिनती पहाड़े की भी उन्होंने की, हमने तो नहीं की। इसका मतलब उनको ये तो पता था कर्जा है कितना। अगर उनको यही पता नहीं था कि कर्जा है कितना तो 10 दिन में माफ़ क्या करेंगे। इसका मतलब ये है कि जनता को सीधा धोखा देने की कोशिश की। माफ़ वाफ कुछ होना नहीं है, केवल तुरंत फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने ये शॉर्टकट ढूंढा और उस शॉर्टकट में स्वयं उलझ करके फंस रहे हैं। विधानसभा में हमने उस स्थगन के माध्यम से उठाया, कोई जवाब नहीं आया।
आज फिर एक क्वेश्चन के माध्यम से विषय आ गया और उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं, केवल हमने आदेश दिया। कटारिया के सवाल पर मंत्री ने अपना जवाब दोहराया और कहा कि मुख्यमंत्री ने 10 दिन के बजाय 2 दिन में ही कर्ज माफी की घोषणा कर दी। इस जवाब पर असंतोष जाहिर करते हुए बीजेपी सदस्य आसन के सामने पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कटारिया ने कहा कि विपक्ष सरकार के जवाब से असंतुष्ट है और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहा है, जिसके बाद बीजेपी के सभी सदस्य सदन से बाहर आ गए। बहरहाल सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी ने जिस तरह के तेवर दिखाए, उससे ये बात साफ हो गई है कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश की सियासत में कर्ज माफी के मुद्दे की गूंज जोरदार तरीके से सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं जयपुर प्रेस क्लब की, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। यहां साहित्यकारों के सम्मान समारोह में वो शिरकत करने के लिए प्रेस क्लब पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। आपको बता दें प्रेस क्लब में आज कार्यक्रम है जहां साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा और इस समारोह में सीएम अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। संवाददाता गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन जी, प्रेस क्लब में मौजूद हैं सीएम अशोक गहलोत, क्या कुछ कार्यक्रम? की ओर से साहित्यकारों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और उसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। और अभी थोड़ी देर में जो प्रेस क्लब में कार्यक्रम है साहित्यकारों के सम्मान समारोह का और काव्य गोष्ठी भी है, वो कार्यक्रम शुरू होगा। इससे पहले आज दिन में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया था और कई घोषणाएं उसमें की गई थी, खास करके जो किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की गई थी, जिसमें जो किसान समय पर कर्ज जमा कराते हैं उनके लिए पैकेज की घोषणा की गई है। 5000 डेयरी बूथ खोलने की घोषणा की गई है और बीजेपी के जो आरोप थे उनका भी जवाब देने की उस अभिभाषण में जो जवाब के दौरान काफी राजनीतिक बातें भी कही गई थी जी। तो वो बीजेपी को जवाब देने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अभी मुख्यमंत्री कुछ ही देर में जी। गोवर्धन जी, आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए रहा और आज अभिभाषण के बाद जब अशोक गहलोत ने सदन में अपनी बात रखी तो कटाक्ष किया और सीधा प्रहार किया। जो विपक्षी पार्टी है उसके द्वारा जो सवाल किए गए थे और कई राजनीतिक बयान भी यहां पर सामने आए और पार्टी ने एक दूसरे पर, बीजेपी ने और कांग्रेस ने एक दूसरे पर कड़े प्रहार की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रेस क्लब में पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। यहां पर कुछ ही देर में साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा और कई और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के यहां पर मौजूद हैं। सभी से मुलाकात करते हुए सीएम अशोक गहलोत। तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं, प्रदेश के कई जाने माने साहित्यकार यहां पर पहुंचे हैं। उन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहां पर मौजूद हैं। प्रेस क्लब में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोवर्धन जी, आज के दिन की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण ये दिन रहा है और उसके अलावा आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो कुछ बातें हुई सदन में और कई कड़े प्रहार कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी को सीधे सीधे दो टूक जवाब भी दिए गए। बिल्कुल, देखिए 4 दिन से जो बहस चल रही थी राज्यपाल के अभिभाषण पर और उसमें जो बातें किसान कर्ज माफी को लेकर के और सरकार की योजनाओं को लेकर के कही गई थी, उनका जवाब मुख्यमंत्री की ओर से बखूबी दिया गया। और साथ ही अगर पूरे अभिभाषण के जवाब को अगर देखा जाए मुख्यमंत्री को तो बहुत कुछ राजनीतिक था जी। बीजेपी की जो पूर्ववर्ती सरकार को उन्होंने जम करके घेरा। इसके अलावा किसान कर्ज माफी को लेकर के जो बीजेपी ने सवाल उठाए थे उनका जवाब दिया और साथ में ये भी कई घोषणाएं करने का करके और उनको जो आलोचनाएं थी उनका भी जवाब देने की कोशिश की। इसके साथ ही जो किसान कर्ज माफी और सवर्ण आरक्षण का जो मुद्दा था उसको लेकर के बीजेपी ने कल सदन में हंगामा किया था
और तब विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के जवाब का इंतजार करने की व्यवस्था दी थी। तो आज वो व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री ने उस पहलू को भी छुआ और ये घोषणा की है कि जल्द ही जो सवर्ण आरक्षण है वो भी राजस्थान में लागू किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के वक्त में जो कैबिनेट से पास किया था 14% आरक्षण का प्रस्ताव और तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भिजवाया था, उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया। ये सारी जो चीजें थी, इनके जरिए, जवाब के जरिए बीजेपी के हमलों का जवाब देने का प्रयास मुख्यमंत्री की ओर से था। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया भी और अब बीजेपी ने इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के, किसान कर्ज माफी और सवर्ण आरक्षण, इन दोनों को लेकर के बीजेपी का यह आरोप है कि टाइमलाइन नहीं बताई गई, तिथि नहीं बताई गई, कब सवर्ण आरक्षण लागू होगा, कब से कर्ज माफी होगी। तो इसको लेकर के 28 तारीख को सारे जिला मुख्यालयों पर बीजेपी ने धरने रखे हैं और 8 फरवरी को जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। तो इस अभिभाषण के सीएम के जवाब के साथ ही बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, राजनीति भी इस पे शुरू हो गई है। लेकिन जो मुख्यमंत्री के आज का जवाब था वो बहुत कुछ राजनीतिक था और राजनीतिक मायनों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बीजेपी को जवाब देने के साथ साथ जो सरकार की कार्य योजना है उसको रखने का भी काम किया गया। कई महत्वपूर्ण घोषणाएं उसमें की गई, जिसमें समय पर कर्ज जमा कराने वाले किसानों के लिए पैकेज और विशेष योजना लाने का प्रस्ताव था, क्योंकि ये डिमांड कई दिनों से उठ रही थी। जब भी देश भर में कर्ज माफी की मांग होती है तो ये सवाल जरूर उठता है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्ज जमा करा रहा है उसके लिए क्या। इसको लेकर के मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी डिमांड उठाई थी कि कुछ उन किसानों के लिए भी किया जाना चाहिए जो ईमानदारी से कर्ज अपना चुकाते आए हैं। तो आज इसकी भी ये घोषणा की गई है कि दूसरे राज्यों के मॉडल का स्टडी करके और उन किसानों के लिए भी योजना लाई जाएगी। जी गोवर्धन जी, ये तस्वीरें हम यहाँ पर फिलहाल दर्शकों को बता दें कि प्रेस क्लब की तस्वीरें हैं जहां पर साहित्यकारों के उनको सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। काव्य संध्या नाम से ये कार्यक्रम है, इसका आयोजन हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत यहां पर मौजूद हैं और आयोजकों द्वारा सीएम का स्वागत यहां पर किया गया और कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का विधिवत तरीके से आगाज होगा। यूपी के मजबूत दुर्ग पर काबिज होने के लिए राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस संगठन में नई जान फूंक दी है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाने के साथ ही पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। सवाल है कि क्या प्रियंका सीएम योगी और पीएम मोदी के गढ़ में कांग्रेस को फिर से अपने पांव पर खड़ा कर पाएंगी? प्रियंका गांधी की कांग्रेस संगठन में एंट्री। यूपी में कांग्रेस को मिला ट्रंप कार्ड। पीएम मोदी के गढ़ में प्रियंका की चुनौती। अमेठी और रायबरेली की सीमा के आगे अब प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। 2019 की बड़ी जंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला। दिल्ली की कुर्सी के लिए अहम यूपी में कांग्रेस ने अपने 2 युवा सेनापति तैनात किए हैं। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी और बीएसपी के गठबंधन के बाद यूपी में अकेली पड़ी कांग्रेस के लिए प्रियंका को जिम्मेदारी देना बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे और प्रियंका के तौर पर जब कांग्रेस ने ये मास्टर स्ट्रोक चला तो बीजेपी ने भी परिवारवाद की दुहाई देने में देरी नहीं की। दुख इस बात का लगता है कि नए इंडिया में, न्यू इंडिया में, 21वीं शताब्दी में भी जिस प्रकार की राजशाही चल रही है, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के साथ साथ प्रियंका वाड्रा जी।
करीब 2 दशक से अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही प्रियंका की एंट्री बीजेपी समेत बाकी पार्टियों के लिए जोर का झटका हो सकता है। लेकिन इस एंट्री से कांग्रेस संगठन में जबरदस्त जोश है। अत्यंत खुशी की बात है, आज कांग्रेस पार्टी ने जो ये फैसला किया है उससे कांग्रेस की ताकत और बढ़ेगी। बहुत ज्यादा उत्साहित है हम सब, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छी खबर है हम सब कांग्रेसियों के लिए। आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस संगठन में प्रियंका को मिली जिम्मेदारी क्यों अहम है। पूर्वी यूपी में करीब 28 जिले आते हैं। इस इलाके में लोकसभा की 34 सीटें और विधानसभा की 170 सीटें आती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी यूपी की लगभग सभी सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बहरहाल इतना तय है कि प्रियंका की एंट्री कांग्रेस के लिए यूपी में संजीवनी का काम कर सकती है, क्योंकि न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता पूर्वी यूपी से ही आते हैं और दिल्ली में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को यूपी में अपना घर मजबूत करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर के प्रेस क्लब का, जहां पर सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं और यहां पर साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है। कह रहा हूं हमारे पुरोधा संस्कृत और हिंदी के विद्वान और राजस्थान भाषा अकादमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर कलानाथ शास्त्री जी, देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी, उनको आमंत्रित करते हुए हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। कलानाथ शास्त्री जी की आयु आप देखिए कि 1936 का आपका जन्म है। 1936 में भारत में आपका जन्म हुआ जयपुर में। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य में साहित्याचार्य किया और अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक के रूप में आपने दशकों तक राजस्थान विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन किया। कईयों में वो प्रधानाचार्य पद पर भी रहे। गुजराती, तेलुगु और अन्य लिपियों में भी आपका बहुत काम है और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आप ख्यात नाम भाषाविद माने जाते हैं। अब मैं राजस्थान के एक और नक्षत्र हमारे जोधपुर से भाई हबीब कैफी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। देश के जाने माने उपन्यासकार और शायर हबीब कैफी साहब सोजत सिटी राजस्थान में जन्मे। पिछले 50 वर्षों से ज्यादा समय से उर्दू हिंदी में कहानी उपन्यास। साहित्यकारों का सम्मान समारोह का आयोजन प्रेस क्लब में किया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव बनाई गई हैं। इससे प्रियंका की सक्रिय राजनीति में एंट्री माना जा रहा है, जिसका प्रदेश के कांग्रेसियों ने स्वागत किया है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया है। इसके साथ ही प्रियंका की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो गई है। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 15-20 साल से प्रियंका जी कब पॉलिटिक्स में आएगी, ये मीडिया में भी, आम लोगों के अंदर भी और कार्यकर्ताओं में चर्चा होती रही। आखिर में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उसकी घोषणा भी कर दी, अपॉइंटमेंट भी कर दिया। मैं समझता हूं कि उनके आने से और कांग्रेस को बल मिलेगा। मैं स्वागत करता हूं राहुल गांधी जी के इस निर्णय को, जहां पर उन्होंने प्रियंका जी को संगठन का महासचिव बनाया है और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का उनको जिम्मेदारी दी है। जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं एआईसीसी में, मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए बहुत गति मिलेगी और कांग्रेस के संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। एक तरफ जहां कांग्रेसियों ने सक्रिय राजनीति में प्रियंका के प्रवेश का स्वागत किया है, वहीं प्रियंका के कांग्रेस महासचिव बनने से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप जड़ दिया है। कहने को प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन उनकी मौजूदगी का असर कांग्रेस के पूरे चुनाव अभियान पर पड़ेगा। पर सवाल है
क्या प्रियंका तुरुप का पत्ता साबित होंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सक्रिय हो गए हैं और इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को उरी फिल्म दिखाई। उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के पोस्टर पर चस्पा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की तस्वीर जरा गौर से देखिए। ये मेघवाल की अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की झलक है। शहर के सूरत सिनेमा हॉल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को उरी फिल्म दिखाई और जब कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल स्टंट कहा तो मेघवाल ने तुरंत कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली। दोनों को हमारे जो विपक्षी हैं वो कहते हैं ये चुनाव से जुड़ी फिल्में हैं। अब आप देखिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये हमने बनाई क्या? जो प्राइम मिनिस्टर के संजय बारू थे मनमोहन सिंह जी के, उन्होंने किताब लिखी और किसी ने फिल्म बनाई। अब फिल्म आ गई तो लोग देखेंगे ही ना। उरी ये हमने बनाई क्या? किसी ने बनाई? क्योंकि ये भारत के मान और सम्मान से जुड़ी हुई फिल्म है। मेघवाल ने न सिर्फ कांग्रेस को करारा जवाब दिया बल्कि केंद्र सरकार की सैनिकों के कल्याण वाले काम भी गिनाए। वैसे हमने बहुत ठोस इसमें काम किया है। कांग्रेस सरकार ने तो 500 करोड़ की बजट से इसकी शुरुआत की थी और बजट भी टोकन रखा था। हमने उसको 10,000 करोड़ तक का बजट ले गए। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने पूर्व सैनिकों को उरी फिल्म दिखाकर एक तीर से दो निशाना साधा है। उरी फिल्म भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड है, जिसे केंद्र सरकार सरहद पार की साजिश के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। यही वजह है कि मेघवाल ने न सिर्फ इस फिल्म के जरिए सैनिकों का दिल जीतने की कोशिश की है बल्कि कांग्रेस पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से रवि बिश्नोई की रिपोर्ट। 28 जनवरी को रामगढ़ सीट पर होने वाले चुनाव पर पूरे प्रदेश की नजर है। रामगढ़ की जीत से लोकसभा चुनाव के लिए जनता के मूड का संकेत मिलेगा तो दिसंबर वाली हार जीत पर मुहर लगेगी। देखिए क्या कहता है रामगढ़। सरकार बनने के बाद पहली परीक्षा, मिशन 25 में कौन पास कौन फेल, कौन जीतेगा रामगढ़ का रंग। राजस्थान में सत्ता का रंग बदलने के बाद रामगढ़ में फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है तो बीएसपी भी बड़ी ताकत के तौर पर रामगढ़ में अपनी चुनौती पेश कर रही है। 99 पर अटकी कांग्रेस के लिए रामगढ़ सीट की जीत की जो अहमियत है उतनी ही ये जीत बीजेपी के लिए भी जरूरी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले रामगढ़ की परीक्षा आगे की जीत हार का संकेत देगी और यही कारण है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता में जब चुनाव में उतरती है तो विकास और भाईचारे के नाम पे उतरती है और इन्हीं मुद्दों पे हम वोट मांगते हैं क्योंकि हमारा पूरा ध्यान विकास पे रहता है कि इसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा विकास करें और यहाँ की जनता जानती है जब जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही है तब तक विकास रामगढ़ में हुआ है। मैं रामगढ़ विधानसभा में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है सबका साथ सबका विकास, उसको हम लेकर चल रहे हैं और राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं और मैं रामगढ़ में विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ। हालांकि विकास के मुद्दे पर चुनाव की बात पर गहलोत सरकार के मंत्री रघु शर्मा का सवाल है कि बीजेपी ने अगर विकास किया तो पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा चुनाव प्रचार से गायब क्यों है। ये खुशी की बात है, लोकतंत्र में हर पार्टी को सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस चुनाव जीत रही है और भारी मार्जिन से जीत रही है क्योंकि क्षेत्र में सब जगह आम आदमी ने एहसास कर रखा है 10 साल से बीजेपी तो थी यहाँ और इलाका का पिछड़ापन देखा है लोगों ने, परेशान है लोग, मूलभूत सुविधाएं नहीं है पूरे इलाके के अंदर। आज जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल नहीं रहा लोगों को। हर तरह से रामगढ़ के 36 कौम के लोग भारतीय जनता पार्टी को भारी मार्जिन से शिकस्त देंगे। कांग्रेस उम्मीदवार का दावा है कि सरकार बनने के बाद विकास में भागीदारी के लिए रामगढ़ कांग्रेस को ही वोट देगा, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार का दावा है कि इतिहास बताता है कि सत्ता पक्ष बाद के चुनाव में हारी है। यहाँ की जनता को पूरा फायदा मिलने वाला है।
जब सरकार बन गई है तो हर आदमी चाहता है हम सरकार में मजबूती के साथ जुड़े, ताकि उसी के माध्यम से ज्यादा विकास इनके यहाँ रामगढ़ में हो। कई बार पहले भी हो चुका है कि जिसकी सरकार है उसके खिलाफ ही चुनाव ये लड़ा गया। पिछली बार नसीराबाद और वैर में भारतीय जनता पार्टी की 163 सीटें होने के बावजूद भी कांग्रेस जीत गई। तो इस बार भी ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का कोई असर नहीं है, हम चुनाव जीतेंगे। रामगढ़ की सीट पर जीत हार से राजस्थान के मौजूदा सियासी हालात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस जीत हार का लोकसभा की बड़ी लड़ाई पर बड़ा असर पड़ने वाला है। कहना गलत नहीं होगा कि इसलिए इस चुनाव में दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रामगढ़ की जीत इसलिए जरूरी है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वाइन फ्लू से प्रदेश में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है और हर रोज पॉजिटिव मरीजों और मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 3 सप्ताह में स्वाइन फ्लू के 1508 पॉजिटिव केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में 3 दिवसीय विशेष स्क्रीनिंग अभियान चला रहा है, जो आज से 25 जनवरी तक चलेगा। यह टीम स्क्रीनिंग के साथ साथ दवा जनता में बांटेगी। एक तो सूबे में बेकाबू स्वाइन फ्लू और ऊपर से माननीयों की बयानबाजी। आखिर मौत के इस वायरस पर ब्रेक लगे तो कैसे लगे? ऐसे में प्रशासनिक नाकामी ने स्वाइन फ्लू को महामारी बना दिया है। नए साल में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 50 को पार कर गया है और जिम्मेदार जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। स्वाइन फ्लू पर केंद्रीय मंत्री को सुनिए। स्वाइन फ्लू को लेकर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के बहाने सुनिए। मैंने कहा नहीं, मौसमी बीमारी है। स्वाइन फ्लू पर किसी का जोर नहीं। राज्य से केंद्र तक वायरस पर बहानेबाजी। स्वास्थ्य मंत्री जवाब नहीं देते। स्वाइन पर सवाल को दरकिनार कर चलते बनते हैं। एक बार फिर सुनिए, जब मीडिया ने मौत के वायरस पर हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से सवाल पूछा तो क्या हुआ? जी हाँ, सवाल को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए, मानो फालतू का सवाल हो। स्वाइन पर केंद्रीय मंत्री के संज्ञान को आपने देख लिया और समझ लिया। अब स्वाइन पर सूबे के चिकित्सा मंत्री को भी सुन लीजिए। मैंने कहा नहीं, मौसमी बीमारी है और आंकड़े उठा के देख लो, 4-5 महीने जो ये चलते हैं, कभी डेंगू होता है, कभी चिकनगुनिया होता है, कभी ये स्वाइन फ्लू होता है, तो ये मौसमी बीमारी है। सुना आपने, सूबे में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जनता मौत के वायरस से दहशत में है और मंत्री जी हर बार अपना चिर परिचित राग अलाप रहे हैं। इसे मौसमी बीमारी बता रहे हैं। जिस बीमारी ने लोगों का जीना हराम कर रखा है, जिस बीमारी की जांच के नाम पर निजी अस्पताल वाले भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं, उसे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री सर्दी खांसी जैसी मौसमी बीमारी बता रहे हैं। स्वाइन फ्लू के लिए राज्य सरकार को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मौसमी बीमारी है और आंकड़े उठा के देख लो, 4-5 महीने जो ये चलते हैं, कभी डेंगू होता है, कभी चिकनगुनिया होता है, कभी ये स्वाइन फ्लू होता है, तो ये मौसमी बीमारी है। माननीय रघु शर्मा जी, स्वाइन फ्लू से निपटने में वसुंधरा राजे की नाकामी के लिए जनता उन्हें सबक सिखा चुकी है और आपको और आपकी सरकार को मौका दिया है। अब स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर के लिए राज्य सरकार को कसूरवार ठहराने का क्या तुक? पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को कसूरवार ठहराकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार आपकी, राज आपका। स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों के लिए आप कब तक दूसरों पर दोष मढ़ते रहोगे? स्वाइन फ्लू पर नकेल डालने में आपको और कितना वक्त चाहिए? आपको और कितनी मौतों का इंतजार है? सर, क्या आपको याद दिलाना पड़ेगा कि सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है और आप विपक्ष में नहीं बल्कि ड्राइविंग सीट पर खुद हैं। विपक्ष की भूमिका से बाहर निकलिए मंत्री जी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
राजस्थान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट की सिरोही में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिसने राज्य पशु ऊंट के संरक्षण के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। एक रिपोर्ट देखिए। रेतीले धोरों पर सरपट दौड़ने वाले राजस्थान का जहाज ऊंट, जो प्रदेश का राज्य पशु भी है, उसकी कैसे बेकदरी हो रही है, ये तस्वीरें उसकी बानगी भर है। सिरोही शहर में मांडवा सरहद पर एक बरसाती नाला इन ऊँटों की कब्रगाह बन गया है। यहाँ मृत ऊँटों के कंकालों का ढेर लगने लगा है। यहाँ जिधर देखो उधर ऊँटों के कंकाल नजर आ रहे हैं। ये यहाँ कैमल आश्रय स्थल का निरीक्षण किया गया, जिनके रिकॉर्ड के मुताबिक 177 कैमल यहाँ बताए जा रहे हैं। मौके पर 10 पाए गए, 10 जो कि बीमार और जिनके बीमार थे और वो वहाँ मौके पर है। बाकी 167 चरने गए हैं, तो चरने वाले ऊँटों की संख्या तो वो 6 बजे के बाद में बताते हैं कि ये यहाँ आएंगे। तो ये निरीक्षण किया गया। साल 2014 में ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। इसके बाद से राज्य में ऊँट काटने, उनकी खरीद फरोख्त और अवैध परिवहन पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, ऊँट मारने पर सजा का भी प्रावधान किया गया। लेकिन राज्य पशु का कैसे संरक्षण किया जा रहा है, ये तस्वीरें बखूबी बयां कर रही है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर प्रेस क्लब, जहां पर सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली बार मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। और वो भी साहित्यकारों में, लेखकों के अंदर, पत्रकार, और वो भी प्रेस क्लब के अंदर, सब बातें साथ साथ हो रही। यही खड़ा होकर मैंने कोई जमाने में कहा था, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, इनका सम्मान करे इतना कम है। और किसी मुल्क की पहचान, किसी राज्य की पहचान, किसी गांव की पहचान भी उससे होती है कि वो कैसे वहाँ पर सोच रखने वाले लोग हैं, लेखक है या साहित्यकार है या पत्रकार है। इसलिए मैंने साहित्यकार पत्रकार कोर्स का निर्माण भी किया, तो बिना किसी मांग के किया, किसी मांगा नहीं था कि करो मांग। कहने का तात्पर्य कि मेरी रुचि रही हमेशा, हालांकि मैं ना पत्रकार हूँ, ना साहित्यकार हूँ, लेखक हूँ, ना मैं अथॉरिटी रखता हूँ किसी विषय के लिए, पर मेरा भाव आपके साथ में है, मेरी भावना आपके साथ में है, मेरा कमिटमेंट आपके साथ में है। और ये सोच करके मैं हमेशा प्रोत्साहन देने का प्रयास करता हूँ। जयपुर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी और अन्य फेस्टिवल, अजमेर भी, और जगह जगह फेस्टिवल होने लगे हैं। और जयपुर का नाम जोधपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी एक प्रकार से देश और दुनिया में गया है कि जयपुर में फेस्टिवल हो रहे हैं लिटरेचर के नाम से भी। कई तरह के विवाद भी होते हैं, कई तरह की चर्चा भी होती है, पर नाम तो गया ही है, किसी भी रूप में जाओ। और मैं समझता हूँ कि परीक्षित सिंह जी ने जो बीड़ा उठाया, इसको मैं अपनी ओर से आप सबके साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इतनी 7 समुद्र पार बैठ कर के ये चिंता करना कि भाई हमारे देश का साहित्य जो है वो दुनिया के साहित्यकारों तक पहुँचे, प्रोत्साहन मिले, उसके लिए फाउंडेशन बनाने का आइडिया दिमाग में आना, वो बना के काम शुरू करना, मैं समझता हूँ कि तभी समाज में प्रतिबद्धता हो। और आज जो प्रोग्राम भी हो रहा है, बहुत ही, मैं समझता हूँ लंबे अरसे बाद में मैं आया हूँ यहाँ पर, और बहुत ही शालीनता के साथ में जी ढंग के काव्य फाउंडेशन के रखा है, साहित्य को सम्मान और काव्य संध्या, उसी अनुरूप। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।